रुद्राक्ष सिंघानिया की शादी नताशा से तय होती है, जो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। शादी के दिन नताशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए आराध्या के चाचा, नताशा के जो पिता होते हैं, आराध्या को घूंघट में मंडप में बिठा देते हैं। रुद्र को लगता है कि वह नताशा से शादी कर रहा है। 7 फेरे और मांग भराई के बाद जब घूंघट उठता है तो रुद्र आराध्या को देखकर आग बबूला हो जाता है। वह इसे एक धोखा मानता है। मुंबई का सबसे आलीशान रिसॉर्ट आज किसी महल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, विदेशी फूलों की खुशबू। आखिर यह शादी देश के सबसे बड़े और घमंडी बिजनेसमैन रुद्राक्ष सिंघानिया की थी, जो रुद्र जिसके लिए रिश्ते सिर्फ एक डील्स थे। उसने यह शादी नताशा से सिर्फ अपने परिवार के दबाव में आकर तय की थी। दूसरी तरफ नताशा के परिवार के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। लेकिन मंडप से दूर दुल्हन के कमरे में एक अलग ही तूफान चल रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा कि नताशा कमरे में नहीं है? आराध्या के चाचा पसीने से लथपथ होकर अपनी पत्नी पर चिल्ला रहे थे। तभी उनकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक खत पर पड़ी। खत में नताशा ने लिखा था कि वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, क्योंकि उसे रुद्राक्ष की दौलत तो चाहिए थी, लेकिन उसका सख्त और नीरस मिजाज नहीं। चाचा धर्म से जमीन पर बैठ गए। हम बर्बाद हो गए। अगर रुद्राक्ष सिंघानिया को पता चला कि मेरी बेटी उसे मंडप में छोड़कर भाग गई है, तो वह हमें सड़क पर ला देगा। उसकी बेइज्जती की कीमत हमारी जान से भी बड़ी होगी। तभी कमरे में आराध्या दाखिल होती है। आराध्या, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और जिसे उसके चाचा ने ही पाला था। वह बहुत ही सीधी, खूबसूरत और मासूम लड़की थी। चाचा आराध्या के पैरों में गिर पड़े। आरू बेटा, आज मेरी इज्जत और जान दोनों तेरे हाथ में है। मेरी पगड़ी इस परिवार के पैरों में रुल जाएगी। मुझे बचा ले। नताशा का जोड़ा तू पहन ले। आराध्या के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं किसी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन चाचा के आंसुओं और बचपन के एहसानों के बोझ तले आराध्या को झुकना ही पड़ा। उसका अपना दिल टूट रहा था, लेकिन परिवार की खातिर उसने वह भारी लाल जोड़ा पहन लिया। उसके चेहरे को एक लंबे घने लाल घूंघट से ढक दिया गया, ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। मंडप में पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आराध्या का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जब रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी हथेलियां पसीने से भीगी और ठंडी थी। रुद्र को एक पल के लिए अजीब लगा, नताशा के हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? लेकिन उसने सोचा शायद शादी का घबराहट होगी। 7 फेरे हुए। 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ आराध्या की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे, लेकिन घूंघट के पीछे उस दर्द को देखने वाला कोई नहीं था। रुद्र ने जब उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो आराध्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एक अनजाने सख्त इंसान के साथ वह जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। सिंघानिया मेंशन का एक बड़ा सा कमरा गुलाब के फूलों से सजा था। आराध्या सेज पर बैठी थरथर कांप रही थी। उसे पता था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या तूफान मचेगा। दरवाजा खुला और भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। यह रुद्र था। उसने कोट उतार कर सोफे पर फेंका और एक गहरी सांस ली। देखो नताशा, तुम जानती हो यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मुझसे किसी रोमांटिक प्यार की उम्मीद मत रखना। रुद्र ने अपनी टाई ढीली करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा। आराध्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह बस कांप रही थी। रुद्र झल्लाते हुए उसके करीब आया। मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम इतनी खामोश क्यों हो?
रुद्र ने जैसे ही आराध्या का भारी लाल घूंघट एक झटके में पीछे हटाया, उसके शब्द उसके गले में ही फंस गए। सामने नताशा नहीं, बल्कि एक अजनबी लड़की बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थी, होठ डर से कांप रहे थे और वह नजरें झुकाए बस रो रही थी। कमरे में कुछ पलों के लिए एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रुद्र की आंखों में जो उलझन थी वह अब धधकते हुए गुस्से में बदल चुकी थी। उसकी गर्दन की नसें तन गई। तुम कौन हो? रुद्र की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। रुद्र ने रुद्र ने गुस्से में पास रखा शीशे का फूलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और आराध्या चीख कर कानों पर हाथ रखकर सिकुड़ गई। नताशा कहाँ है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्राक्ष सिंघानिया की पत्नी की जगह लेने की? तुमने इस दौलत के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला है ना? लेकिन तुम नहीं जानती कि तुमने किससे पंगा लिया है। रुद्र ने आराध्या की बाह को कसकर पकड़ते हुए उसे जोर से बिस्तर पर खींचा। आराध्या रोते हुए बोली, मेरा यकीन मानिए, मैंने दौलत के लिए कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। रुद्र ने उसे झटक कर छोड़ दिया और उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम रुद्राक्ष सिंघानिया की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी कैदी हो। इस धोखे की कीमत तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। शीशा टूटने की उस खौफनाक आवाज के साथ ही आराध्या के वे सारे सपने भी चकनाचूर हो गए थे जो एक आम लड़की अपनी शादी के दिन देखती है। कमरे के फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े बिल्कुल आराध्या की किस्मत की तरह चुभने वाले लग रहे थे। भारी लाल जोड़े में लिपटी आराध्या सोफे के कोने में सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सामने खड़ा रुद्राक्ष सिंघानिया गुस्से से हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर नफरत के भाव साफ झलक रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच रखी थी कि उसकी नसें तन गई थी। रुद्र धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम की आहट से आराध्या का दिल और जोर से धड़कने लगता। रुद्र ने उसके बिल्कुल करीब आकर अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा इस महंगे लाल जोड़े और घूंघट के पीछे छुपकर तुम रुद्राक्ष सिंघानिया की दौलत की मालकिन बन जाओगी? कितनी कीमत तय की थी तुम्हारे उस लालची चाचा ने इस धोखे की? आराध्या ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी मासूम आंखों में बेबसी थी। वह कांपते हुए होठों से बोली, नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने यह सब पैसों के लिए नहीं किया। मेरे चाचा ने मुझे मजबूर किया था। मेरी इसमें कोई चुप रहो। रुद्र की एक दहाड़ ने आराध्या की आवाज को वहीं दबा दिया। एक तो इतना बड़ा धोखा और ऊपर से ये मगरमच्छ के आंसू। तुम्हारे परिवार ने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेला है। अगर आज मंडप में यह सच बाहर आ जाता तो मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड में मेरी क्या साख रह जाती। तुमने मुझे फंसाया है आराध्या, और याद रखना, रुद्राक्ष सिंघानिया को कोई धोखा देकर चैन से नहीं जी सकता। रुद्र पीछे हटा और उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली। वह कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर के अंधेरे को घूरते हुए कुछ पलों के लिए भारी सन्नाटे के बाद वह पलटा और उसने अपनी उंगली आराध्या की तरफ उठाते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। कल सुबह जब यह दरवाजा खुलेगा तो दुनिया और मेरे परिवार के सामने तुम मेरी पत्नी हो, मिसेस सिंघानिया हो। तुम वो हर नाटक करोगी जो एक संस्कारी बहू करती है, लेकिन इस बंद दरवाजे के अंदर तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, सिर्फ एक गलती हो, एक ऐसी भूल जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कमरे के अंदर हम सिर्फ दो अजनबी हैं। इतना कहकर रुद्र फूलों से सजे उस शानदार बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने वहां से एक तकिया और एक कंबल उठाया और उसे पूरी ताकत से आराध्या के मुंह पर फेंक दिया। तुम्हारा ठिकाना वो सोफा है।
मेरे बिस्तर के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। और अब अपनी ये रोती हुई शक्ल मुझसे दूर रखो, मुझे सोना है। रुद्र ने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैंप जलता छोड़ दिया। वह बिस्तर के एक किनारे पर जाकर लेट गया और उसने अपनी पीठ आराध्या की तरफ कर ली। अंधेरे कमरे में आराध्या उस सोफे पर बैठी रही। उसने अपने भारी गहने उतारे जो अब उसे जंजीरों की तरह लग रहे थे। वह कंबल ओढ़कर सोफे पर लेट गई और अपने घुटनों को सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन, उसकी सुहाग रात, इतनी खौफनाक और आंसुओं से भरी होगी। उस रात उस विशाल और आलीशान कमरे में दो लोग थे, लेकिन दोनों के बीच मीलों लंबी नफरत और गलत फहमी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। रुद्र गुस्से की आग में जल रहा था और आराध्या अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात भर सोफे पर करवटें बदलने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ आराध्या की आंख खुली। कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा कल रात के उस खौफनाक तूफान की गवाही दे रहा था। रुद्र अभी भी अपने विशाल बिस्तर पर सो रहा था। आराध्या दबे कदमों से उठी और नहाने चली गई। जब वह बाहर आई तो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। लाल रंग की एक खूबसूरत शिफॉन साड़ी, गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें और मांग में सजा वो लाल सिंदूर जो कल रात तक एक सजा लग रहा था, आज उसकी मांग में किसी अमानत की तरह चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को मजबूत किया। उसे सिंघानिया परिवार के सामने एक खुशहाल नई नवेली दुल्हन का नाटक जो करना था। नीचे डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार की भीड़ थी। आज आराध्या की पहली रसोई की रस्म थी। घर की बड़ी औरतों ने उसे मीठे में खीर बनाने को कहा। आराध्या ने पूरी लगन से खीर बनाई, लेकिन उसकी नजरें बार बार रसोई के दरवाजे की तरफ जा रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए रुद्र की भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने एक डार्क ग्रे रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। रुद्र डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर जाकर बैठ गया और बिना किसी की तरफ देखे अपना लैपटॉप खोल लिया। तभी आराध्या एक ट्रे में खीर की कटोरियां और एक कप लेकर बाहर आई। उसने बड़ों को खीर परोसी और फिर झिझकते हुए रुद्र के पास पहुंची। रुद्र ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे मीठा पसंद नहीं है। आराध्या ने बिना कुछ कहे वो कप धीरे से रुद्र के सामने रख दिया। कप से उठती भाप में एक स्ट्रॉन्ग बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी की महक थी। रुद्र के हाथ कीबोर्ड पर ही रुक गए। उसने हैरानी से उस कप को देखा और फिर धीरे से घूंट भरा। वह कॉफी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी, कड़क और बिना शक्कर की। उसने पहली बार नजरें उठाकर आराध्या को देखा। आराध्या की झुकी हुई पलकें और चेहरे की वो मासूमियत देखकर रुद्र के अंदर कुछ पल के लिए एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया और बिना कुछ कहे कॉफी पीने लगा। यह उसकी तरफ से आराध्या की पहली अनकही तारीफ थी। दिन बीत गया और शाम घिर आई। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवाएं सिंघानिया मेंशन के बड़े बड़े पर्दों को उड़ा रही थी। आराध्या अपने कमरे की तरफ जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां चढ़ रही थी। तभी अचानक बारिश की वजह से खुली खिड़की से आई बौछारों से सीढ़ियों पर पानी फैल गया था। आराध्या का पैर एक गीले मार्बल पर पड़ा और वो फिसल गई। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसने आंखें मीच कर खुद को गिरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरी। जमीन से टकराने से ठीक पहले दो बेहद मजबूत और गर्म बाहों ने उसकी कमर को कसकर थाम लिया।
आराध्या ने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने रुद्र था, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। रुद्र की एक बांह आराध्या की पतली कमर पर इतनी मजबूती से कसी थी कि आराध्या के पैर हवा में थे और उनका दूसरा हाथ आराध्या की पीठ को सहारा दे रहा था। आराध्या के दोनों हाथ अनजाने में ही रुद्र के चौड़े सीने पर रखे थे, जहां वह रुद्र के दिल की तेज धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। वक्त जैसे वहीं थम गया था। रुद्र की गहरी काली आंखें सीधे आराध्या की घबराई हुई भूरी आंखों में झांक रही थी। आराध्या के गीले बालों की कुछ लटें उड़कर रुद्र के चेहरे को छू रही थी और उसकी साड़ी से आने वाली चंदन की धीमी महक रुद्र के होश उड़ा रही थी। रुद्र, जो कल रात तक इस लड़की से नफरत करने का दावा कर रहा था, आज उसे अपनी बाहों में इतनी करीब पाकर खुद को भूलता जा रहा था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। वो चंद सेकंड का आई लॉक इतना गहरा और जादुई था कि उस पल के लिए ना कोई नफरत थी, ना कोई गलत फहमी। सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच की वो अनकही बेपनाह कशिश थी। अचानक पीछे से किसी नौकर के खांसने की आवाज आई। रुद्र जैसे किसी जादू से बाहर आया। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और आराध्या को सीधा खड़ा कर दिया। उसका चेहरा फिर से एक पत्थर में बदल गया। उसने अपने कोट को ठीक करते हुए बिना आराध्या की तरफ देखे अपनी सर्द आवाज में कहा, चलते हुए अपनी आंखें खुली रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दुनिया मुझे ताना मारेगी। वह मुड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन आराध्या वहीं सीढ़ी पर खड़ी रह गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। रुद्र के वो कठोर शब्द तो उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन आराध्या का दिल कह रहा था कि उन मजबूत बाहों में जो गर्माहट और सुरक्षा थी, वो कोई झूठ नहीं था। बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी थी। उस रात आसमान से गिरती बारिश की बूंदें जैसे सिंघानिया मेंशन की खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा चुकी थी जब रुद्र के भारी कदमों की लड़खड़ाती हुई आहट आराध्या के कानों में पड़ी। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसका हमेशा तन कर चलने वाला चौड़ा सीना आज थोड़ा झुका हुआ था और उसकी गहरी सख्त आंखें थकान से भरी लग रही थी। आराध्या, जो कमरे के एक कोने में अपने उसी सोफे पर सिकुड़ी बैठी थी, तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि रुद्र का शरीर ठंड से कांप रहा था। बिना कुछ सोचे आराध्या ने एक तौलिया उठाया और रुद्र की तरफ बढ़ी, लेकिन रुद्र ने अपने उसी सख्त और घमंडी अंदाज में तौलिया झटक दिया। मैंने कहा था ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मेरी फिक्र करने का हक तुम्हें नहीं है। अपनी लड़खड़ाती आवाज में यह कहकर वह धम्म से बिस्तर पर गिर पड़ा और करवट लेकर आंखें मूंद ली। आराध्या चुपचाप वापस लौट तो आई, लेकिन उसकी नजरें रुद्र पर ही टिकी थी। रात गहरी होती जा रही थी और बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा था। तभी अचानक रुद्र के कराहने की धीमी सी आवाज आई। आराध्या से रहा नहीं गया। वह हिम्मत करके बिस्तर के करीब गई और झिझकते हुए अपना कांपता हुआ हाथ रुद्र के माथे पर रखा। रुद्र का माथा आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। आराध्या के दिल में एक अजीब सी हुक उठी। वो इंसान जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी नफरत के काबिल समझता था, आज उसकी इस बेबसी ने आराध्या के अंदर के सारे डर को मिटा दिया था। आराध्या दौड़कर ठंडे पानी का एक बाउल और सूती कपड़ा लेकर आई। वह रुद्र के सिरहने बैठ गई और रात भर उसकी तपती पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। हर बार जब वह रुद्र के माथे को छूती तो उसे उस सख्त और पत्थर जैसे इंसान के अंदर छुपी एक अजीब सी मासूमियत का एहसास होता। रात के करीब 3 बज रहे थे। आराध्या की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने आखिरी पट्टी रखी और उठकर वापस सोफे की तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक
बुखार की उस बेहाली में रुद्र का एक बड़ा और गर्म हाथ उठा और उसने आराध्या की नाजुक कलाई को कसकर पकड़ लिया। आराध्या की सांसें वहीं अटक गई। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी पकड़ में एक ऐसी तड़प थी जैसे वह किसी को खोने से डर रहा हो। उसने आराध्या का हाथ अपनी तरफ खींचा। आराध्या का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे रुद्र के चौड़े सीने पर जा गिरी। इससे पहले कि आराध्या खुद को संभाल पाती और उठती, रुद्र ने अपनी दोनों मजबूत बाहों में उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को दुनिया से छुपा रहा हो। बुखार से तपते हुए रुद्र ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन के पास छुपा लिया और नींद में ही बुदबुदाया, मत जाओ, प्लीज यहीं रहो। रुद्र की उस भारी और सर्द आवाज में आज जो बेबसी और मिठास थी, उसने आराध्या के दिल के सारे तार छेड़ दिए थे। आराध्या ने उसे खुद से दूर करने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन रुद्र की धड़कनों की तेज आवाज और उसकी सांसों की गर्माहट ने आराध्या को पिघला दिया। पहली बार आराध्या ने भी अपने हाथ रुद्र की पीठ पर रख दिए और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उस तूफानी रात में नफरत की वो दीवार जो उन्होंने खुद खड़ी की थी, प्यार की पहली गर्माहट से पूरी तरह पिघल चुकी थी। सुबह जब हल्की हल्की धूप की किरणें खिड़की से छनकर रुद्र के कमरे पर पड़ी, तो उसकी आंखें धीरे से खुली। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था और शरीर में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन असली सुकून तो तब मिला जब उसने अपनी बाहों में आराध्या को सोते हुए देखा। आराध्या का सिर अभी भी उसके सीने पर था और उसके मासूम चेहरे पर एक मीठी सी शांति थी। रुद्र ने हमेशा की तरह गुस्से से उसे झटके से दूर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना एक हाथ धीरे से आराध्या के रेशमी बालों पर फेरा। कल रात की वो भूल, वो शादी जिसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मान रहा था, आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह लग रही थी। बुखार वाली उस रात के बाद सिंघानिया मेंशन की हवाओं में कुछ बदल सा गया था। रुद्र की आंखों में अब आराध्या के लिए वो चुभने वाली नफरत नहीं थी, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था। दोनों के बीच एक अनकही सी कशिश थी जो हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दोपहर आराध्या के चेहरे पर वो पुरानी खिलखिलाती मुस्कान वापस आ गई, जिसे रुद्र ने शादी वाले दिन के बाद से कभी नहीं देखा था। वजह था कबीर, आराध्या का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त, जो अचानक उससे मिलने सिंघानिया मेंशन आ पहुंचा था। शाम को जब रुद्र ऑफिस से लौटा, तो हॉल से आ रही आराध्या की मीठी हंसी ने उसके कदम सीढ़ियों पर ही रोक दिए। उसने मुड़कर देखा, आराध्या कबीर के साथ बैठी थी और कॉलेज का कोई पुराना किस्सा याद करके दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। आराध्या की आंखें चमक रही थी और वो बिना किसी डर या झिझक के बात कर रही थी। रुद्र के सीने में अचानक एक अजीब सी आग भड़क उठी। यह वो गुस्सा नहीं था जो उसे अक्सर आता था, यह कुछ और था, एक ऐसी जलन जो उसकी रग रग में उतर रही थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि पोरों का रंग सफेद पड़ गया। वो आराध्या जो मेरे सामने हमेशा डरी और सहमी रहती है, वो आज किसी और गैर मर्द के सामने इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है। रुद्र बिना किसी से कुछ कहे भारी कदमों से सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रात का खाना खत्म होने के बाद जब आराध्या कमरे में आई, तो अंदर का माहौल किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा था। कमरे में सिर्फ एक नाइट लैंप जल रहा था। रुद्र खिड़की के पास खड़ा था। उसका कोट बिस्तर पर फेंका हुआ था और उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर मोड़ रखी थी। जैसे ही आराध्या ने दरवाजा बंद किया, रुद्र बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ पलटा। इससे पहले कि आराध्या कुछ समझ पाती या कुछ बोल पाती,
रुद्र ने 2 लंबे कदम बढ़ाए और आराध्या के बिल्कुल करीब आकर उसे दीवार से सटा दिया। उसके दोनों मजबूत हाथ आराध्या के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिके थे, जिससे आराध्या पूरी तरह से रुद्र की बाहों के घेरे में कैद हो गई थी। आराध्या की सांसें गले में ही अटक गई। रुद्र की गहरी काली आंखें आराध्या की आंखों में ऐसे झांक रही थी जैसे उसकी रूह तक को पढ़ लेना चाहती हो। उसकी गर्म सांसें आराध्या के चेहरे को छू रही थी। बहुत खुश लग रही थी तुम आज नीचे। रुद्र की भारी आवाज में एक खतरनाक सी खामोशी थी। आराध्या ने घबराते हुए पलकें झुकाई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो कबीर मेरा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों बाद मिला, तो बस चुप रहो। रुद्र ने अपना चेहरा आराध्या के और करीब लाते हुए फुसफुसा कर कहा। अब जब दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था, रुद्र ने अपनी गहरी आंखों से आराध्या को देखते हुए कहा, भूल गई तुम मिसेज रुद्राक्ष सिंघानिया हो। ये तुम्हारी हंसी, ये तुम्हारी चमकती हुई आंखें और ये तुम्हारी मुस्कान, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखकर ऐसे मुस्कुराओ। रुद्र के शब्दों में जो बेपनाह पॉजिटिवनेस और अधिकार था, उसने आराध्या की धड़कनों को बेतहाशा बढ़ा दिया। आराध्या ने हैरानी से आंखें उठाकर रुद्र को देखा। रुद्र ने अपना एक हाथ दीवार से हटाया और अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से आराध्या के कांपते हुए गाल को बेहद नजाकत से छुआ। उसका वो स्पर्श इतना कोमल और जादुई था कि आराध्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। कल तक जो इंसान उसे अपनी सबसे बड़ी गलती मानता था, आज वही इंसान उसे किसी और के साथ मुस्कुराते हुए देखने के ख्याल से ही पागल हो रहा था। रुद्र उसी तरह उसे दीवार में लगाए खड़ा रहा, मानो वो दुनिया को ये बता देना चाहता हो कि ये लड़की सिर्फ उसकी है। उस रात उस बंद कमरे की खामोशी में जलन ने वो काम कर दिया था जो शायद प्यार भी इतनी जल्दी नहीं कर पाता। दीवार से सटाकर रुद्र के उस इजहार ए अधिकार के बाद दोनों के बीच की हवाओं में एक अजीब सी मदहोशी घुल गई थी। अगले ही दिन रुद्र को किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर पहाड़ियों के बीच बसे एक रिसॉर्ट में जाना पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया। बिना किसी से पूछे उसने आराध्या का बैग भी अपनी कार में रखवा लिया था। सफर के दौरान कार के अंदर एक गहरी मीठी सी खामोशी छाई हुई थी। आराध्या खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि रुद्र की गहरी नजरें बार बार ड्राइविंग सीट से उठकर उसके चेहरे पर ही ठहर रही थी। शाम ढलते ढलते मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ एक मूसलाधार बारिश हो गई। पहाड़ी और सुनसान रास्ता था और तभी अचानक रुद्र की कार झटके से बंद हो गई। उसने कई बार इंटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। बाहर तूफानी बारिश थी और मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो चुका था। रुद्र ने कार से बाहर निकलकर देखा। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का शेड बना हुआ था। उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और दोनों उस तेज बारिश में भागते हुए उस शेड तक पहुंचे। शेड के अंदर घूप अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन बाहर गिरती बारिश की आवाज उस सन्नाटे को एक रूमानी संगीत में बदल रही थी। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। आराध्या की शिफॉन की साड़ी पानी से भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी और वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को लपेट लिया था। रुद्र, जो खुद भी भीगा हुआ था, उसकी नजर जब आराध्या पर पड़ी तो उसके अंदर का वो सख्त इंसान जैसे मोम की तरह पिघल गया। वो जो कल तक आराध्या को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता था, आज उसे ठंड से कांपते हुए देखकर बेतहाशा तड़प उठा। रुद्र ने बिना एक पल गंवाए अपनी भीगी हुई जैकेट उतारी
और 2 कदम बढ़ाकर आराध्या के बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। उसने वो जैकेट आराध्या के कांपते हुए कंधों पर डाल दी और उसे आगे से खींचकर आराध्या को पूरी तरह ढक दिया। आराध्या ने झटके से पलकें उठाई। इस बार रुद्र की आंखों में कोई गुस्सा या घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी परवाह और बेपनाह मोहब्बत थी जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा था। बाहर कड़कड़ाती बिजली की एक चमक में आराध्या ने देखा पानी की बूंदें रुद्र के बालों से टपकते हुए उसके चौड़े माथे और फिर उसके होठों तक जा रही थी। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आराध्या के कंधों पर रखे और उसे अपने और करीब खींच लिया। अब उनके बीच सिर्फ बारिश की वो ठंडी हवा थी जो उनके जिस्मों को छू कर गुजर रही थी। आराध्या की सांसें तेज हो गई थी और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं रुद्र उसकी आवाज न सुन ले। रुद्र ने अपना एक हाथ धीरे से उठाया। उसकी गर्म और लंबी उंगलियों ने आराध्या के भीगे हुए चेहरे को छुआ और उसके गालों से चिपकी गीली लटों को बेहद नजाकत से उसके कान के पीछे कर दिया। रुद्र का वो स्पर्श इतना धीमा, इतना मदहोश करने वाला था कि आराध्या की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके होठों से एक हल्की सी सर्द आह निकल गई। रुद्र का चेहरा अब आराध्या के चेहरे के इतने करीब था कि वो आराध्या की तेज और गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस कर सकता था। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? रुद्र की आवाज बारिश के शोर के बीच एक भारी और गहरी फुसफुसाहट बनकर आराध्या के कानों में गूंजी। उस आवाज में एक ऐसा जादू था जिसने आराध्या को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रुद्र की नजरें आराध्या के कांपते होठों पर और फिर उसकी भूरी आंखों में ठहर गई। उस पुराने सुनसान शेड में जहां बाहर दुनिया तूफान से लड़ रही थी, अंदर 2 दिल हमेशा के लिए एक दूसरे के सामने हार मान चुके थे। रुद्र ने आराध्या को अपनी बाहों के घेरे में और कस लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाकर हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लेना चाहता हो। उस रात बारिश ने सिर्फ उनके जिस्मों को नहीं भिगोया था, बल्कि उनके बीच की वो आखिरी नफरत की दीवार भी हमेशा के लिए धो डाली थी। बारिश की उस जादुई रात ने रुद्र और आराध्या के बीच की दूरियों को तो जैसे हमेशा के लिए धो डाला था। वापस मुंबई लौटने के बाद सिंघानिया मेंशन की हवाओं में अब एक अजीब सी मिठास घुल गई थी। आराध्या ने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप करने की इच्छा जताई और रुद्र ने बिना एक पल सोचे उसे अपनी ही कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रखवा लिया। लेकिन एक शर्त थी, ऑफिस में कोई नहीं जानेगा कि वो रुद्राक्ष सिंघानिया की पत्नी है। आराध्या के लिए यह सिर्फ एक इंटर्नशिप थी, लेकिन रुद्र के लिए यह अपनी पत्नी को दिन भर अपनी आंखों के सामने रखने का एक बहाना था। कंपनी का माहौल बहुत सख्त था। ऑफिस में रुद्र की पहचान एक ऐसे घमंडी और रूखे बॉस की थी जिसके नाम से ही बड़े बड़े एम्प्लॉयज खौफ खाते थे। जब आराध्या पहले दिन एक सिंपल सी पीच रंग की कुर्ती पहनकर ऑफिस पहुंची तो उसे बाकी इंटर्न्स के साथ एक छोटे से केबिन में बैठा दिया गया। दोपहर को एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग चल रही थी। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा था और रुद्र हेड चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और आवाज में वही पुराना भारीपन था। आराध्या एक कोने में बैठकर चुपचाप नोट्स बना रही थी, लेकिन मीटिंग प्रेजेंटेशन के दौरान रुद्र की गहरी और तेज नजरें बार बार प्रोजेक्टर से हटकर आराध्या के मासूम चेहरे पर जाकर ठहर रही थी। आराध्या जब भी नजरें उठाती तो रुद्र को खुद को घूरते हुए पाती। बॉस की उन छुप छुप कर देखने वाली नजरों से आराध्या के गाल शर्म से लाल हो रहे थे और वो घबराहट में बार बार अपनी कलम से खेलने लगती। मीटिंग खत्म होते ही रुद्र अपने प्राइवेट केबिन में चला गया। कुछ ही देर बाद आराध्या के इंटरकॉम पर रिंग बजी। उसे बॉस के केबिन में एक फाइल लेकर बुलाया गया था। आराध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा।
बाहर बैठे बाकी लोगों को लग रहा था कि शायद इंटर्न से कोई गलती हो गई है और अब बॉस उसे डांटने वाला है। कांपते हाथों से फाइल पकड़े आराध्या ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर से रुद्र की भारी आवाज आई, कम इन। आराध्या जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि रुद्र ने अपने केबिन के सारे शीशे वाले पर्दे गिरा दिए थे। केबिन के अंदर अब कोई बाहर से नहीं देख सकता था। रुद्र अपनी बड़ी सी लेदर चेयर से उठा और उसने अपने कोट के बटन खोलते हुए सीधा दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आराध्या डर कर 2 कदम पीछे हुई, लेकिन रुद्र ने उसके पीछे से हाथ ले जाकर केबिन का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में छाए उस भारी सन्नाटे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। आराध्या ने घबराते हुए फाइल आगे की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, ये वो फाइल है जो आपने। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र ने फाइल लेने के बहाने आराध्या के हाथ को पकड़ लिया। उसकी गर्म उंगलियों ने आराध्या की कांपती हुई उंगलियों को बेहद नजाकत से सहलाया। आराध्या की सांसें गले में ही अटक गई। रुद्र ने फाइल को साइड टेबल पर फेंक दिया और एक झटके में आराध्या की पतली कमर पर हाथ रखकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आराध्या के दोनों हाथ रुद्र के चौड़े कंधे पर रखे थे और उसकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। यहाँ ऑफिस में कोई हमें देख लेगा, आराध्या ने घबराकर फुसफुसाते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर एक बेहद कातिलाना और मदहोश करने वाली मुस्कान आ गई, जो आज तक इस ऑफिस की दीवारों ने कभी नहीं देखी थी। उसने अपना चेहरा आराध्या के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए अपनी सर्द और गहरी आवाज में कहा, ये मेरी कंपनी है और तुम मेरी पत्नी हो। बाहर की दुनिया के लिए तुम मेरी इंटर्न होगी, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और जब हम अकेले हों तो मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, मिसेस सिंघानिया। रुद्र ने आराध्या के कानों के पास आकर जब ये शब्द कहे तो उसकी गर्म सांसों ने आराध्या के पूरे बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। वो सख्त, खूंखार और घमंडी रुद्राक्ष सिंघानिया, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, आज अपनी ही कंपनी के एक बंद केबिन में अपनी इंटर्न पत्नी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। आराध्या ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर रुद्र के सीने पर रख दिया। रुद्र ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसे अपनी बाहों में और भी कस लिया। ऑफिस की उस भाग दौड़ और फाइलों के बीच चल रहा उनका ये सीक्रेट रोमांस दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत नशा बनता जा रहा था। ऑफिस के उस बंद केबिन में शुरू हुआ वो सीक्रेट रोमांस अब रुद्र और आराध्या की जिंदगी को एक खूबसूरत ख्वाब में बदल चुका था। रुद्र की आंखों में आराध्या के लिए जो बेपनाह मोहब्बत थी वो अब छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन रुद्र के दिल के किसी कोने में एक गहरी कसक अभी भी बाकी थी। उसे हर पल याद आता था कि कैसे उसने शादी की उस पहली रात आराध्या को रुलाया था, कैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहकर जमीन पर सोने के लिए छोड़ दिया था। रुद्र, जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका था, उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी इस गलती की माफी दुनिया के सबसे खूबसूरत अंदाज में मांगेगा। एक शाम जब आराध्या घर लौटी तो उसने देखा कि उनके बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत गहरे लाल रंग का डिजाइनर गाउन रखा था। उस गाउन के ऊपर एक छोटा सा सफेद कार्ड था, जिस पर रुद्र की कड़क लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था, शाम 7 बजे तैयार रहना, सिंघानिया। आराध्या के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो रुद्र ब्लैक टैक्सीडो में सीढ़ियों के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आराध्या को उस लाल लिबास में देखकर रुद्र की आंखें जैसे उसी पर ठहर गई। उसने बिना कुछ कहे आराध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपनी कार की तरफ ले गया। सफर के बीच रुद्र ने एक रेशमी पट्टी निकालकर आराध्या की आंखों पर बांध दी।
आराध्या ने हैरानी से पूछा भी, लेकिन रुद्र ने बस मुस्कुराते हुए उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। कार एक सुनसान लेकिन बेहद खूबसूरत जेटी पर जाकर रुकी। हवा में समुंदर की वो ठंडी और नम महक थी। लहरों के किनारे टकराने की आवाज आराध्या के कानों में गूंज रही थी। रुद्र ने आराध्या को कार से उतारा और उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ लकड़ी की सीढ़ियों पर चलाया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आराध्या ने रुद्र की बाह को कसकर पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा है? रुद्र की भारी और मखमली आवाज आराध्या के कानों में पड़ी। आराध्या ने मुस्कुराकर हामी भरी। अगले ही पल रुद्र ने उसके पीछे खड़े होकर वो रेशमी पट्टी खोल दी। आराध्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो नजारा देखकर उसकी सांसें वहीं थम गई। वो एक बेहद आलीशान प्राइवेट याट के डेक पर खड़ी थी, जो बीच समंदर में तैर रहा था। याट हजारों लाल गुलाबों और टिमटिमाती हुई पीली फेरी लाइट से सजा हुआ था। आसमान में पूरा चांद खिला था, जिसकी रोशनी समंदर की लहरों पर चांदी की तरह चमक रही थी। दूर दूर तक उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। आराध्या अभी भी इस जादुई नजारे को देख ही रही थी कि रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी काली आंखों में आज एक अजीब सी नमी थी। वो खूंखार रुद्राक्ष सिंघानिया, जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कांपते थे, आज अपनी पत्नी के सामने धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ गया। आराध्या ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे थे। रुद्र ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली, जिसमें एक बेहद कीमती और चमकती हुई डायमंड रिंग थी। उसने आराध्या का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, शादी वाले दिन इसी घमंड में चूर होकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैंने तुम्हें रुलाया, तुमसे नफरत की, लेकिन आज इस समंदर और चांद की गवाही में मैं रुद्राक्ष सिंघानिया ये कबूल करता हूँ कि तुम वो गलती हो जो अगर मैं ना करता तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। तुम वो हसीन भूल हो आराध्या, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। रुद्र की आवाज भावनाओं से भारी हो चुकी थी। उसने अंगूठी आराध्या की उंगली में पहनाई और उसके हाथ को चूमते हुए कहा, क्या तुम इस पत्थर दिल इंसान को अपनी जिंदगी भर की धड़कन बनने की इजाजत दोगी? आई लव यू आराध्या। आराध्या की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो रोते हुए घुटने के बल नीचे बैठी और उसने रुद्र को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। रुद्र ने भी उसे अपने चौड़े सीने में ऐसे छुपा लिया जैसे उसकी जान उसी में बसती हो। समंदर की उन लहरों और चांदनी रात में दो अनजान और मजबूत रास्ते हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। उस रात याट पर बजते उस धीमे संगीत और हवाओं के बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ वो सारे वादे किए जो 7 फेरों के वक्त अधूरे रह गए थे। उनका प्यार अब पूरी तरह मुकम्मल हो चुका था। रुद्र और आराध्या की जिंदगी अब एक खूबसूरत जन्नत बन चुकी थी। बीच समंदर में इजहार इश्क की वो रात बीत चुकी थी, लेकिन उसका खुमार अभी भी सिंघानिया मेंशन की फिजाओं में महक रहा था। रुद्र, जो कभी काम के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता था, आज ऑफिस जाने से पहले बहाने बहाने से आराध्या के पास रुकने लगा था। उनके प्यार का सफर अब किसी तूफानी नदी की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी, शांत और मदहोश कर देने वाली झील की तरह हौले हौले आगे बढ़ रहा था। एक सुबह आराध्या नहाने के बाद आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। रुद्र, जो अभी अभी तैयार होकर आया था, उसकी नजरें आईने में आराध्या के अक्स पर ही ठहर गई। वो दबे कदमों से आराध्या के पीछे आकर खड़ा हो गया।
आराध्या ने जैसे ही आईने में रुद्र को देखा, उसकी पलकें शर्म से झुक गई और गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और आराध्या की नाजुक कमर को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। रुद्र ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन के पास झुकाया और उसके गीले बालों की महक को अपनी सांसों में भरते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता है, आजकल मुझे ऑफिस जाने से नफरत सी होने लगी है। ये दूरियां अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। रुद्र की गर्म सांसों ने आराध्या के पूरे बदन में एक मीठी सी सिहरन पैदा कर दी। उसने अपना सिर पीछे की तरफ रुद्र के चौड़े सीने पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों के बीच अब लफ्ज और धड़कनें ज्यादा बातें करती थी। ये वो प्यार था जो जिस्मों से परे अब उनकी रूह में उतर रहा था। रुद्र आराध्या के माथे को चूमकर ऑफिस के लिए निकल गया और आराध्या पूरे दिन उसी छुअन के खुमार में मुस्कुराती रही। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी में खुशियां हद से ज्यादा हो जाए तो किसी न किसी की नजर जरूर लग जाती है। उस शाम सिंघानिया मेंशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने आराध्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। आराध्या हॉल में बैठकर रुद्र का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने जो चेहरा था उसे देखकर आराध्या के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। सामने एक बेहद मॉडर्न और घमंडी सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। नाम था नताशा, वही नताशा जो आराध्या की चचेरी बहन थी और जो शादी के दिन रुद्र को पैसे के लालच में मंडप में छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। आराध्या के होंठ कांपने लगे। तुम यहाँ? नताशा ने एक तिरछी और जहरीली मुस्कान के साथ आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे वाह मेरी भोली भाली बहन, मेरे छोड़े हुए कपड़े पहनने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं। कल तक मेरी उतरी हुई साड़ियां पहनती थी और आज मेरा छोड़ा हुआ पति। तभी पीछे से रुद्र की कार आकर रुकी। रुद्र कार से बाहर निकला और दरवाजे पर नताशा को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। रुद्र की आंखों में जो प्यार और सुकून आराध्या के लिए था, वो अचानक से एक खूंखार गुस्से में बदल गया। उसकी नसें तन गई और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। नताशा ने जैसे ही रुद्र को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्र अब पहले से भी ज्यादा अमीर, हैंडसम और एक पावरफुल इंसान बन चुका था। नताशा के मन में लालच का वो पुराना कीड़ा फिर से बुलबुलाने लगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद वापस रुद्र को अपनी जिंदगी में लाने की साजिश रची थी। वो रोने का नाटक करते हुए रुद्र की तरफ दौड़ी और उसके पैरों में गिरने लगी। रुद्र, मुझे माफ कर दो। मुझे उस आदमी ने फंसा लिया था। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। ये आराध्या तो सिर्फ एक मजबूरी है तुम्हारी, एक गलती है। मैं वापस आ गई हूँ रुद्र, तुम्हारी नताशा वापस आ गई है। नताशा के ये शब्द सुनकर आराध्या का दिल जोर से धड़का। उसे वो रात याद आ गई जब रुद्र ने भी उसे सिर्फ एक गलती कहा था। आराध्या ने डरते हुए रुद्र की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसका वो खूबसूरत ख्वाब टूटने वाला है। रुद्र खामोश खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उसकी आंखें नताशा पर टिकी थी। सिंघानिया मेंशन के दरवाजे पर खड़ी नताशा की आंखों में झूठे आंसुओं की धार थी और होठों पर रुद्र को वापस पाने की गिड़गिड़ाहट। आराध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पल भर में उजड़ने वाली है। लेकिन तभी उस खामोशी को चीरते हुए रुद्र की भारी और कड़क आवाज गूंजी। मेरे घर के दरवाजे पर यह तमाशा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा? रुद्र की आंखों में ऐसा खूंखार गुस्सा था कि नताशा 2 कदम पीछे खिसक गई। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, जिस दिन तुम पैसों के लालच में मुझे उस मंडप में छोड़कर भागी थी, रुद्राक्ष सिंघानिया के लिए
तुम उसी दिन मर चुकी थी और मेरी पत्नी आराध्या को मेरी मजबूरी कहने की भूल दोबारा मत करना। वो मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिंदगी है। गेट आउट। रुद्र की ये दहाड़ सुनकर आराध्या के कांपते हुए शरीर में जैसे जान आ गई। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। रुद्र ने दरवाजा नताशा के मुंह पर बंद कर दिया और मुड़कर आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन नताशा इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। रुद्र की दौलत और उसका बदला हुआ रुतबा देखकर नताशा के अंदर लालच की आग और भी भड़क उठी थी। उसने समझ लिया था कि सीधे तरीके से रुद्र उसे नहीं अपनाएगा, इसलिए उसने आराध्या के उस मासूम और नाजुक दिल पर वार करने की साजिश रची, जो पहले से ही अपने अतीत के तानों से डरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक नताशा ने सिंघानिया मेंशन के बाहर चक्कर काटने शुरू कर दिए। वो जानती थी कि रुद्र कब ऑफिस के लिए निकलता है और कब घर में अकेला होता है। एक शाम जब आराध्या घर पर नहीं थी, नताशा पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गई। रुद्र अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। नताशा दबे कदमों से अंदर गई और अचानक सिर चकराने का नाटक करते हुए सीधा रुद्र के ऊपर गिर पड़ी। रुद्र, जो अपनी फाइलों में उलझा हुआ था, हड़बड़ाकर उठा और उसने अनजाने में ही नताशा को गिरने से बचाने के लिए थाम लिया। नताशा ने मौका देखकर अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में डाल दिए और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। ठीक उसी पल आराध्या दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में रुद्र के लिए कॉफी की ट्रे थी। दरवाजे से अंदर का जो नजारा आराध्या ने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसे सिर्फ इतना दिखा कि रुद्र और नताशा एक दूसरे की बाहों में हैं। आराध्या के कानों में नताशा के वो जहरीले शब्द गूंजने लगे, मैं उसका पहला प्यार हूँ, तुम तो सिर्फ एक गलती हो। आराध्या के हाथों से कॉफी की ट्रे छूट गई और छन्न की तेज आवाज के साथ कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। आवाज सुनकर रुद्र ने झटके से नताशा को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ देखा। आराध्या की आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी और वो बिना एक पल रुके उल्टे पांव वहां से भाग खड़ी हुई। रुद्र चीखता रह गया, आराध्या मेरी बात सुनो, आराध्या रुक जाओ। लेकिन आराध्या का दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। उसने अपना एक छोटा सा सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े ठूसने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे और वो रोते हुए खुद से कह रही थी, मैं जानती थी कि मैं सिर्फ उनकी एक मजबूरी हूँ। आज उनका पहला प्यार वापस आ गया, अब मेरा यहाँ क्या काम। आराध्या अपना बैग लेकर तेज बारिश में सिंघानिया मेंशन के बड़े से लोहे के गेट की तरफ भाग रही थी। उसे बस उस घर से, उस दर्द से दूर जाना था, लेकिन इससे पहले कि वो गेट पार कर पाती, पीछे से दौड़ते हुए आए रुद्र ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि आराध्या झटके से मुड़ी और सीधा रुद्र के चौड़े भीगे हुए सीने से जा टकराई। बारिश की तेज बूंदों के बीच रुद्र की सांसें जोर जोर से चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, अपनी आराध्या को हमेशा के लिए खो देने की दहशत। रुद्र ने आराध्या के बैग को झटके से दूर फेंक दिया और उसके दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए अपनी भारी और दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा? वो नताशा सिर्फ एक धोखा है, एक साजिश है। आराध्या, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरे इस प्यार में कोई झूठ नजर आता है? रुद्र ने आराध्या को अपनी बाहों में इतनी मजबूती से जकड़ लिया जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो उसकी सांसें ही रुक जाएगी। आराध्या रुद्र के सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उस तूफानी रात में आराध्या के आंसुओं और रुद्र की तड़प ने उनके इश्क के इस सबसे बड़े इम्तिहान को
एक बेहद भावुक मोड़ पर ला खड़ा किया था। बारिश की उस तेज और सर्द रात में रुद्र की मजबूत बाहों में कैद आराध्या के सारे गिले शिकवे जैसे आंसुओं के साथ बह गए थे। रुद्र उसे अपनी बाहों में उठाए हुए वापस सिंघानिया मेंशन के अंदर लाया। आराध्या के कपड़े भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रही थी। रुद्र ने उसे अपने सीने से लगाए रखा और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में नौकरों को चिल्लाकर कहा, नताशा को अभी इसी वक्त हॉल में लेकर आओ। कुछ ही पलों में नताशा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी भी वो झूठी और सातिर मुस्कान थी, लेकिन रुद्र की लाल और खूंखार आंखें देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। रुद्र ने अपना लैपटॉप उठाया और उसे टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर स्टडी रूम की सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रुद्र अपनी फाइलों में व्यस्त था और नताशा जानबूझकर उसके ऊपर गिरने का नाटक कर रही थी और फिर जबरदस्ती उसके गले में बाहें डाल रही थी। ये देखते ही आराध्या की आंखें फटी रह गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने रुद्र पर शक करने की इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। रुद्र नताशा की तरफ पलटा। उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। तुमने सोचा कि तुम्हारी ये घटिया चाल मेरे और आराध्या के बीच दरार डाल देगी। रुद्राक्ष सिंघानिया से वो मंडप में हुई गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है नताशा, और तुम सिर्फ एक कचरा हो। और आज के बाद अगर इस घर या आराध्या के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। निकलो मेरे घर से। रुद्र की दहाड़ से पूरे मेंशन की दीवारें कांप उठी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नताशा को घसीटते हुए बाहर फेंक दिया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। हॉल में अब सिर्फ भारी सन्नाटा और रुद्र की तेज सांसों की आवाज थी। आराध्या ग्लानि और प्यार से भर चुकी थी। वो दौड़कर रुद्र के गले लग गई और रोते हुए फुसफुसाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, मैं बहुत बुरी हूँ। रुद्र ने बहुत ही नजाकत से आराध्या का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसके अंगूठे ने आराध्या के गालों से आंसुओं को पोंछा। रुद्र के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ बेतहाशा इश्क था। तुम मेरी जान हो आराध्या, और अपनी जान से मैं कभी नाराज नहीं हो सकता। रुद्र ने आराध्या के कांपते हुए होठों पर एक बेहद धीमा और गहरा किस किया। उस एक पल में उनके बीच की बची खुची दूरियां भी हमेशा के लिए मिट गई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश थम गई थी, लेकिन सिंघानिया मेंशन के उस बड़े से बेडरूम के अंदर आज एक नया ही तूफान उठने वाला था। जब आराध्या कमरे में दाखिल हुई तो उसकी सांसें वहीं थम गई। पूरा कमरा लाल और सफेद गुलाबों की पंखुड़ियों से सजा था। धीमी धीमी पीली रोशनी और चंदन की महक ने माहौल को एक अजीब सी मदहोशी में भर दिया। ये वो कमरा नहीं लग रहा था जहां शादी की पहली रात रुद्र ने नफरत से शीशा तोड़ा था। आज ये कमरा उनके मुकम्मल इश्क की गवाही देने के लिए सजा था। आराध्या ने एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। उसके गीले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। तभी रुद्र कमरे में आया। उसने अपने कोट और टाई को उतारकर एक तरफ रख दिया था और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो धीमे कदमों से आराध्या की तरफ बढ़ा। आराध्या की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वो शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। रुद्र ने आकर आराध्या को पीछे से अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें आराध्या की गर्दन को छू रही थी। शादी की वो पहली रात मैंने तुम्हें बहुत रुलाया था ना मेरी जान। आज मैं तुम्हें वो सारे हक देना चाहता हूँ जो एक पत्नी के होते हैं। आज तुम मेरी इंटर्न नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी आराध्या हो। रुद्र की वो भारी और हल्की आवाज आराध्या के हर रोम रोम में एक आग लगा रही थी।
रुद्र ने आराध्या को अपनी तरफ घुमाया। उसकी गहरी काली आंखें आराध्या के कांपते हुए लाल होठों पर टिकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से आराध्या के चेहरे को थामा और बेहद दीवानगी के साथ उसके होठों को चूम लिया। ये सिर्फ एक छुअन नहीं थी, ये रुद्र की बरसों की तड़प और बेपनाह मोहब्बत का इंतजार था। आराध्या ने भी अपने दोनों हाथ रुद्र के चौड़े कंधों और उसके बालों में फंसा लिए और खुद को पूरी तरह से रुद्र के हवाले कर दिया। रुद्र के हाथों की गर्म उंगलियां धीरे धीरे आराध्या की साड़ी के पल्लों से होते हुए उसकी नाजुक कमर तक पहुंची। हर एक छुअन के साथ आराध्या के होठों से एक मीठी सी सर्द आह निकल रही थी। रुद्र ने आराध्या के गले से वो भारी हार उतारा और उसे अपनी बाहों में उठाकर फूलों के सजे उस बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की वो हल्की रोशनी अब उन दोनों के जिस्मों की परछाइयों को एक होते हुए देख रही थी। रुद्र की उंगलियों ने आराध्या के बालों को सहलाया और उसके और करीब आ गया। उस रात कोई मजबूरी नहीं थी, कोई गलत फहमी नहीं थी, सिर्फ दो जिस्म थे जो हमेशा के लिए एक रूह में ढल रहे थे। उनकी वो रात इतनी हसीन, इतनी कामुक और इतनी जज्बाती थी, जिसने उसकी जिंदगी की उस एक हसीन भूल को दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।